हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे मैंने यहाँ पे किस ईयर में ये क्वेश्चन आया है वो सब लिख के दिया है, तो ये आप देख लीजिएगा। Which of the following oxides is or are soluble in water to form alkalis? तो सबसे पहली बात, एल्कलीज क्या होते हैं? तो वो बेसेस जो कि वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं Na2O और K2O, ये जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो NaOH और KOH बनाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के 2014 से 2022 तक के क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसके लिए हमें बैलेंस्ड जो इक्वेशन है वो देखनी है। सो दिस इज दिस। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें जो कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो करेक्ट है उसे बताना है। तो कैल्शियम का आप जानते हैं स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2882। इसका मतलब ये वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं। तो ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? क्लोरीन के पास। ईच क्लोरीन एटम विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इट इज दिस। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर्स विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है और इसके बेसिस पे आप करेक्ट ऑप्शन को पता कर सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को क्या कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखिए, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे? सोडियम से। इसी तरीके से AgNO3 और कॉपर की अगर आप बात करें तो देखिए, अब कॉपर यहाँ पे सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करना है। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, सो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो पॉसिबल। और यहाँ पे जिंक और हमें आयरन को कंपेयर करना है। तो ये देखिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट है कि जो हायर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको ये केस स्टडी है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PQRS, ये आपको डिफरेंट मेटल्स दिए हुए हैं। तो 4 मेटल दिए हुए हैं आपको और इनके साथ स्टूडेंट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और जिनके ऑब्जर्वेशंस यहाँ लिखे हुए हैं। ऑल मेटल्स कुड नॉट बी कट विद द नाइफ एक्सेप्ट मेटल आर। तो इसका मतलब आर कौन है हमारा? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है और लिथियम हो सकता है। मतलब ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। आर इज हाईली रिएक्टिव मेटल। मेटल P combined with oxygen to form oxide M2O3 which reacts with both acids and bases। तो क्या क्लिक हो रहा है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3। जिंक भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है ZNO, लेकिन उसका फॉर्मूला ZNO होता है। और ये M2O3 है, ये किसको रिजेंबल कर रहा है? Al2O3 को। ठीक है, तो कुछ हम पहुंच चुके हैं। अब वाटर के साथ इन मेटल्स की रिएक्शन को हम देखते हैं। तो वो क्या बोलता है? P डिडंट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। तो हम जानते हैं स्टीम से कौन रिएक्ट करता है? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। इसका मतलब ये हमारा मेटल जो हम एल्यूमिनियम सोच रहे थे P, दैट इज करेक्ट। सो आवर P मेटल इज एल्यूमिनियम। Q रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड द मेटल स्टार्टेड फ्लोटिंग। मतलब ये आपका क्या होगा? या तो कैल्शियम होगा या मैग्नीशियम होगा। ये सब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है और इस चैप्टर के वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आर रिएक्टेड वॉयलेंटली विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ वॉयलेंटली रिएक्ट करता है। तो ये आप जानते हैं आर हमारा क्या हो सकता है? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है और लिथियम हो सकता है, क्योंकि वो कोल्ड वाटर के साथ वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं। एस डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर। एस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मतलब ये हमारे पैसिव मेटल है। कौन हो सकता है? सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। अब आगे देखते हैं, प्लेटिनम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हुए हैं। देखिए, ये सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने यहाँ भी लिख दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर में कोई दिक्कत ना हो लिखने में। आउट ऑफ गिवन मेटल द वन विच नीड्स टू बी स्टोर्ड यूज्ड केरोसिन ऑयल। तो देखिए, ये आर है, इसको आप चाकू से कट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आर को ही आप केरोसिन में स्टोर करेंगे। आर क्या हो सकता है आपका? लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। तो देखिए, इसका मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। आउट ऑफ गिवन मेटल्स द मेटल Q इज।
तो Q का है हमारा रिएक्टेड विद हॉट वाटर एंड द मेटल स्टार्टेड फ्लोटिंग, तो वो हमारा कैल्शियम हो सकता है और मैग्नीशियम हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा आता है यहाँ पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे ऑब्जर्वेशन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ किस तरह से होती है इसका डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारा ये M2O3 Al2O3, तो इसका मतलब P, जो P हमारा मेटल है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 4 मेटल्स, तो बहुत आसान है। देखो ये जो मेटल R है ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, ये देखिए, और ये देखिए S डिडंट रिएक्ट विद वाटर, तो इट इज लीस्ट रिएक्टिव। और ये देखिए Q रिएक्टेड विद हॉट वाटर एंड द मेटल स्टार्टेड फ्लोटिंग, तो इसका मतलब Q का पोजीशन इधर होगा। और P डिडंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर और रिएक्टेड विद स्टीम, तो इसका पोजीशन आएगा यहाँ पे। इस तरह से बड़ी आसानी से हम ये जो ऑब्जर्वेशन है रिएक्शन विद वाटर, बड़ी आसानी से इन ऑब्जर्वेशंस के साथ हम ये वाला कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 6, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप हीट करेंगे, तो देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप हीट करेंगे तो ये मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। मर्क्यूरी का जो ओर होता है उसे सिनेबार कहते हैं हम। पहले जब इसको हीट किया जाता है तो HgS कन्वर्ट हो जाता है HgO में, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मर्क्यूरी में, तो इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत आसान होता है। अगला है मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड, इसका नेक्स्ट स्लाइड में आंसर, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका नेक्स्ट स्लाइड में हमने आंसर लिखा हुआ है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जब क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्रस सल्फाइड के साथ हीट किया जाता है तो यहाँ पे हमें कॉपर मिलता है और साथ में निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप देखिए जो एल्यूमिनियम मेटल है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज, इसलिए मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम से हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ एल्यूमिनियम मैग्नीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देती है और यहाँ पे हमें मिल जाता है मैग्नीज और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हीट लिबरेट होती है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इट इज़ अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और यहाँ पे हमें आयरन मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमने ये एल लिखा हुआ है, एल का मतलब यहाँ पे मॉल्टन आयरन मिलेगा हमें। अब इस मॉल्टन आयरन का काम क्या होता है, ये मॉल्टन आयरन जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे उनको जोड़ने के काम आता है। इसके अलावा जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ उसमें कोई डैमेज हो जाता है तो उसको भी जोड़ने के काम आता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, इस हीट की वजह से ही जो आयरन होता है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो मॉल्टन आयरन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम जिंक कार्बोनेट की। तो ये जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या फिर एब्सेंस ऑफ एयर, दोनों में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जिंक कार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में। यहाँ पे हमारा पर्पज़ ही ये है कि हमें जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके रिडक्शन से हम मेटल को गेन करते हैं मेटलर्जी में। तो यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को पहले हम जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, किससे, कैल्सिनेशन के थ्रू। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब जब आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में कार्बोनेट ओर्स को हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसकी बात करते हैं भाई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये देख लिए मैग्नीशियम 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, क्लोराइड का 287। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, एक जाएगा इस क्लोरीन में, दूसरा जाएगा इस क्लोरीन में। और यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज क्लोराइड का हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये +2 चार्ज हमने मैग्नीशियम का यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे ये Cl का होल ट्वाइस है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, गिव रीजंस। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम शो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल। तो कौन से मेटल स्टीम से रिएक्ट करते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो एक एक को डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में।
देखिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं किससे? आयंस से। एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। इसलिए आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और वो ब्रिटल भी होते हैं और इनको पीसेज में ब्रेक किया जा सकता है। और ये वाला जो सेटअप है वो स्टीम, ये देखिए यहाँ पे ये हीट किया जा रहा है, यहाँ ग्लास वूल इन सोक्ड वाटर, तो ये जो सोक्ड वाटर है इससे क्या निकलेगी? यहाँ पे स्टीम निकलेगी, ठीक है। अब ये स्टीम से क्या होगा? ये जो मेटल हीट होगा, ये मेटल हमारा क्या हो सकता है? आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है और जिंक हो सकता है, क्योंकि ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, अगर आप कोई बर्निंग कैंडल इसके पास लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अ मेटल एम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, तो समझ में आ गया, तो सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इट विग्रसली कैचेस फायर, तो समझ में आता है हमें। इफ अ स्मॉल पीस ऑफ दिस मेटल इज केप्ट ओपन इन एयर, तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा और रिएक्शन वायलेंटली होगी। डिसोल्यूशन ऑफ दिस मेटल इन वाटर रिलीज ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द मेटल कैचेस फायर एंड द सॉल्यूशन सो फॉर्म टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, मतलब NaOH बनेगा या KOH होगा। अगर सोडियम मेटल लेंगे तो NaOH बनेगा, पोटेशियम मेटल लेंगे तो KOH बनेगा। अब यहाँ पे हमें आंसर देना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला दिया नेम द मेटल एम, तो ये पोटेशियम हो सकता है या सोडियम हो सकता है। अगला पूछा राइट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन दिस मेटल इज एक्सपोज्ड टू एयर, व्हाई दिस मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। और उसके बाद इफ ऑक्साइड एंड दिस मेटल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट। And next part is write balanced equation for reaction of metal with air, reaction of metal with water and reaction of metal oxide with hydrochloric acid. तो we discuss it one by one. ये मेटल आपका या तो सोडियम होगा या पोटेशियम होगा। जब इसको एयर में हीट करेंगे तो अगर हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद एयर एंड सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद एयर एंड कैचेस फायर इफ केप्ट इन द ओपन। सो टू प्रोटेक्ट मेटल, मतलब हमें मेटल को भी बचाना है, तो मेटल को बचाने के लिए और एक्सीडेंटल फायर्स को रोकने के लिए, को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इनको हमेशा केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं, उसमें डुबो के रखते हैं। लेबोरेटरी में आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइड के ये जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जब इसकी HCl के साथ रिएक्शन होगी तो देखो ये क्या हो गया आपका बेस और ये क्या है एसिड, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका सॉल्ट और ये बनेगा वाटर। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ बनता है और साथ में वाटर बनता है। अब हम इनकी रिएक्शन लिख देते हैं। इसकी रिएक्शन एयर के साथ होगी तो Na2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो NaOH बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। NaOH क्या है? एल्कली है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और जब HCl के साथ रिएक्शन होगी तो NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम टू देयर रेस्पेक्टिव मेटल्स। क्यों? क्योंकि ये देखो ये थोड़े रिएक्टिव मेटल्स हैं। वेयर आर दीज मेटल्स प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज? हाउ आर दीज मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स? टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन अलॉन्ग विद केमिकल इक्वेशन। तो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस एक्सप्लेन करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिए, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये मोर रिएक्टिव हैं देन कार्बन, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा के रखा है, ठीक है। ये मेटल कैसे हैं? आपके कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। These metals are above carbon in the reactivity series and thus have a high affinity to oxygen than carbon। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कार्बन के लिए, इसलिए ऑक्सीजन को छोड़ते ही नहीं है जिससे कि कार्बन उसके साथ रिएक्ट कर ले। तो इसलिए हम कार्बन के साथ इनको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब ये जो मेटल हैं इनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड से सोडियम को निकालेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम को, कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम को और एल्यूमिनियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम को। तो ये मेटल हमें कहाँ मिलते हैं? कैथोड पे हमें मिलते हैं मेटल्स, और अगर इनके क्लोराइड्स लेते हैं तो एनोड पे मिलती है हमें क्लोरीन गैस। तो ये अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, तो ये मिलता है हमें Fe3O4। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? Fe3O4 एक मिक्स ऑक्साइड है, ये FeO
और Fe2O3, इन दोनों से मिलके बना होता है। Fe2O3 में आयरन की स्टेट होती है +3 जिसे फेरिक कहते हैं हम, और FeO में होती है +2 जिसे हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट X react with O2 to give a compound which have high melting point. The compound is also soluble in water. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, soluble in water. The element X is likely to be. अब देखिए कार्बन बनाता है CO2, तो उसका तो आप जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट हाई होता नहीं है, ठीक है। और जो आयरन का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। आयरन का जो ऑक्साइड्स होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो ही वाटर में सॉल्युबल होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज कैल्शियम। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज रस्टिंग? तो रस्टिंग होती है आयरन में, आप जानते हैं ना, जो रेडिश ब्राउन कलर का जो कुछ फ्लैकी सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। तो ये रस्टिंग की यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? आयरन में जो ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस जो जमा हो जाता है उसे हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब विद अ लेवल डायग्राम एंड एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट। तो यहाँ पे 3 आपने ट्यूब्स ली हैं, ये देखिए तीनों में आयरन नील है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एयर प्लस वाटर, ठीक है। और यहाँ पे एयर तो है और नीचे वाटर है, लेकिन ये जो लेयर है ना इसकी ऑयल की, इसने इन दोनों के बीच के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे ड्राई एयर है, मतलब मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है। और यहाँ पे एयर तो है लेकिन वाटर नहीं है। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी हमें क्या सिखाती है? सिर्फ इस वाली टेस्ट ट्यूब में रस्ट लगेगा। तो रस्टिंग के लिए क्या ज़रूरत है? एयर एंड वाटर, मतलब मॉइस्ट एयर इज कंपल्सरी फॉर द रस्टिंग। एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन एंड आयरन आर्टिकल्स। तो ये आप हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बड़ी आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। सिर्फ इस वाली टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग होगा क्योंकि यहाँ पे एयर प्लस वाटर दोनों हैं। यहाँ पे वाटर का एयर के साथ कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पे ड्राई एयर है मतलब वाटर नहीं है, इसलिए रस्टिंग नहीं होगा। करते हैं व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन आप जानते हैं आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से होती है। तो थर्मिट रिएक्शन एक हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अगला इन्होंने पूछा राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये हमने यहाँ पे लिख दी है। व्हाट डज द मेटल एल्यूमिनियम यू भाई वेयर डज द मेटल एल्यूमिनियम यूज इन द प्रोसेस अकर इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो ये जो एल्यूमिनियम होता है इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो अकर हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एल्यूमिनियम का आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होना जरूरी है, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नेक्स्ट पार्ट है नेम द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। तो देखिए आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो आयरन क्या हो रहा है? ये रिड्यूस्ड हो रहा है। और एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन थर्मिट रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्मिट रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। करते हैं गिव रीजंस। प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। क्यों? क्योंकि भाई ना तो एयर से रिएक्ट करते हैं, ना वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ये एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इनको हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। और दूसरा रीज़न क्या है? ये इनकी ब्राइट शाइनी सरफेस होते हैं। भाई ज्वेलरी तो सुंदर होनी ही चाहिए ना, सुंदर सुंदर ज्वेलरी तभी तो लेडीज़ लोग पहनेंगे। ये हाईली मेलिएबल है, मेलिएबल होगी तभी तो इनको डिफरेंट शेप में हम दे सकते हैं। ये हाईली डक्टाइल है, तो सोने की बालियाँ तो सभी पहनते हैं, सोने चांदी की बालियाँ। तो इसलिए हम इनको क्या यूज़ करते हैं? इनको हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। तो इनका ये बहुत बड़ा रीज़न ये है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो ये तो हम जानते हैं टू प्रिवेंट मेटल, मतलब प्रोटेक्ट करना है, मेटल को भी प्रोटेक्ट करना है और एक्सीडेंटल फायर्स को प्रिवेंट करना है, इसलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। Silver articles become black when kept and open for some time, whereas copper vessels lose their shiny brown surface and gain a green coating when kept and open. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सिल्वर क्या करता है? ये एयर में जो सल्फर गैस होती है उससे रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, इसलिए ये कैसा हो जाता है? थोड़ा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक। कॉपर की बात करते तो कॉपर किससे रिएक्ट करता है? एयर में कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। और ये अपने ऊपर एक ग्रीन कोटिंग बना लेता है, और जो कैसी होती है? बेसिक इन नेचर होती है। वो क्या होती है आपकी यहाँ पे? ये होती है एक्चुअली ये कॉपर कार्बोनेट होती है, इट इज़ कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो ग्रीन कोटिंग होती है, ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रोसेस को कहते हैं पैटिनेशन, मार्क माई वर्ड, पैटिनेशन। जो ग्रीन कोटिंग बनती है उसे पैटिनेशन कहते हैं। अच्छा, ये कैसे नेचर की होती है? इट इज़ बेसिक इन नेचर। और बेसिक इन नेचर की होने की वजह से हम क्या करते हैं, नींबू से घिस घिस के उसको साफ कर देते हैं, क्योंकि नींबू कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। तो उसमें क्या होता है, ये जो बेसिक जो लेयर होती है वो डिजोल्व हो जाती है। What are amphoteric oxides? Give an example. Write balance chemical equation. तो दो यहाँ पे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को डिस्कस करते हैं। एक तो होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा होता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। अब इन्होंने पूछा है कि जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें इनकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पे ये एसिड है तो ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। यहाँ पे ये बेस है तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है और साथ में बन रहा है वाटर। 2019 का ये मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो कार्बोनेट ओर्स को हमें किस में और कन्वर्ट करना पड़ता है, ऑक्साइड ओर में। जैसे कि हमने जिंक कार्बोनेट को कन्वर्ट किया था, तो ये होता है किससे, कैल्सिनेशन से। ठीक है, कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं कार्बोनेट ओर को, और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हैं, एक्सेस एयर में हम इसको हीट करते हैं। तो क्या होती है, ये दोनों ओर किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ऑक्साइड ओर से का रिडक्शन करा के मेटल को गेन करना आसान होता है। कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स ओर से डायरेक्टली मेटल को गेन करना मुश्किल होता है। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो जब ऑक्सीजन एक्सेस में होती है तो रोस्टिंग, याद रखना रोस्टिंग में ओ आता है, तो ये आपको ऑक्सीजन याद रखना, रोस्टिंग में ओ आता है, मतलब ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई होती है। और कार्बोनेट्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली लिमिटेड एयर और एब्सेंस ऑफ एयर। तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट और भी ऑक्साइड में चेंज हो गया, सल्फाइड और भी ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब इन्होंने पूछा है कि एल्यूमिनियम को हम कुकिंग यूटेंसिल्स में क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, अच्छा, तो और जो एल्यूमिनियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग बना लेता है, जो इस मेटल को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हम एल्यूमिनियम को कुकिंग यूटेंसिल्स में वाइडली यूज़ करते हैं। Name a metal of medium reactivity and write the 3 main steps in the extraction of the metal from its sulfide ore। तो बात कर लेते हैं जिंक सल्फाइड की। तो जिंक सल्फाइड की देखो, ये सल्फाइड ओर है, तो कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करेंगे सल्फाइड ओर के लिए, रोस्टिंग। अभी हमने डिस्कस किया, तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या कराएंगे, रिडक्शन। तो इसका हम कार्बन से रिडक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पे हमें जिंक मिल जाता है, लेकिन ये क्या होता है, प्योर नहीं होता है ना। तो अब रिफाइनिंग जो थर्ड स्टेप होता है, रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल जो कहाँ मिला है हमें, यहाँ पे, ये पार्शियली इम्प्योर होता है। तो इस इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को गेन करने के लिए हम रिफाइनिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय द स्टूडेंट्स। तो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। सिल्वर डजंट शो एनी चेंज, सिल्वर रिएक्ट करता ही नहीं है एसिड से। सम बबल्स ऑफ अ गैस वर सीन व्हेन इट लेड टू reacted with acid। The reaction of sodium is found to be highly explosive, ये हम जानते हैं। The temperature of the reaction mixture rises when aluminium is added to the acid। Explain these observations। तो कर देते हैं हम इनको explain। पहले तो ये रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, क्योंकि ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो भी मेटल हैं वो क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है, कौन से, ये ऊपर वाले। लेकिन ये नीचे वाले हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ रिएक्ट करके नहीं इवॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, मेटल्स बिलो H डू नॉट रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4। तो इसलिए ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगे ये वाले मेटल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो सिल्वर है, इट इज़ बिलो H, सो विल नॉट रिएक्ट विद HCl। तो ये देखिए, सिल्वर क्या करेगा, ये H के नीचे है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये डिटेल में भी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है। लेड इज़ मॉडरेटली रिएक्टिव। लेड देखिए, ये अब ये हाइड्रोजन से ऊपर है, लेड की पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, तो ये कैसा है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है एंड अबव द H, सो इट विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सोडियम की बात करें तो ये महाशय जी तो हाईली रिएक्टिव है,
तो ये तो HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, कैसे, वॉयलेंटली रिएक्ट करेंगे। इट इज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोसिव, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की बात करें तो ये रिएक्टिव तो है पर इतना नहीं है जितने ये महाशय हैं। सोडियम और पोटेशियम जितना रिएक्टिव नहीं है, बट स्टिल एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव। तो एल्यूमिनियम भी जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इसलिए टेम्परेचर राइज तो होगा, लेकिन बट ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव नहीं होगी। किसकी तरह, इन लोग बंदों की तरह एक्सप्लोजिव नहीं होगी, बट स्टिल इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो टेम्परेचर विल राइज। Give following steps of extraction of copper from its ore. Write the chemical equation in each reaction involved. Roasting of copper sulfide, reduction of copper oxide from copper sulfide and electrolytic refining. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड रिएक्ट करते हैं तो ये हमें यहाँ पे कॉपर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, जब इनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कराते हैं, तो देखिए तो ये आप जानते हैं, आगे मैं वीडियो में इसका बताने वाली हूँ। जो एनोड पे हम लेते हैं, ये इधर ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है, ये इलेक्ट्रोलिटिक, तो देखो ये जो एनोड होता है वो होता है, एनोड हम लेते हैं इम्प्योर कॉपर का। ठीक है, इम्प्योर कॉपर का लेते हैं। तो क्या होता है एट एनोड, एनोड पे क्या होता है हमेशा, ये एनोड है, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए Cu+2 आयन होंगे। अब ये Cu+2 आयन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, है ना। आगे इसका एक डायग्राम है, वहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। ये Cu+2 आयन और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। अब देखो कैथोड पे Cu+2 आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होता है। तो कॉपर आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और कॉपर डिपॉजिट होता है एट कैथोड, जो कि कैसा होता है, प्योर। रिफाइनिंग का मतलब ही होता है इम्प्योर जो मेटल है उसको प्योर मेटल में गेन करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एनोड के लिए हमने लिखा हुआ है, एनोड पे क्या होता है, कॉपर फ्रॉम इम्प्योर एनोड। ठीक है, ये कॉपर आयंस में कन्वर्ट होता है, ये कॉपर आयंस कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में चले जाते हैं। फॉर्म 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये बहुत आसान है, देखिए तो यहाँ पे देखिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में बहुत आसानी से आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है जो वाटर से प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, लेकिन ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जनरली मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो देखिए ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे ये सोडियम हाइड्राइड है ना, पोटेशियम हाइड्राइड और ये कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, इस तरीके से ये मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। बाकी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे देखो H2+Cl2 क्या बना आपका, ट्वाइस HCl, जो कि कोवलेंट कंपाउंड है ना। इसी तरीके से CCl4 ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। CH4 है ना, सॉरी CH4 और आपका HCl ये कोवलेंट हाइड्राइड्स हो गई, लेकिन ये इनमें से ये मेटल है जो बनाते हैं, बाकी ये निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, मोस्ट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल एंड द रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन क्रैक्ड मशीन पार्ट। तो ये अगेन क्या है, ये थर्मिट रिएक्शन है जो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। have tendency to lose electron and these electrons move through the metal, इसीलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये थर्मिट रिएक्शन है, थर्मिट रिएक्शन को तो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये कैसी है, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और आयरन यहाँ पे हमें मोल्टन फॉर्म में मिलता है जो कि क्रैक्ड मशीन पार्ट और रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के काम आता है।